प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और श्री विश्वकर्मा एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है। बच्चों लास्ट 2 लेक्चर में हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लास्ट पिछले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कॉकरोच का देख सकते हैं। हम इस लेक्चर में एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको बताएंगे बच्चों कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कॉकरोच का कैसे होता है और डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कॉकरोच में कैसे कंप्लीट होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इमेज में भी फिगर में भी देख सकते हैं। ये इसका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट में। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। फोरगट को हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं, मिड गट को हम मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं, हाइंड गट को हम प्रोक्टोडियम भी बोलते हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, कि जो फोरगट और मिड गट है इसकी जो ओरिजिन होती है बच्चों वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एक्टोडर्म की जो लेयर होती है वहां से ये आपके फोरगट और मिडगट बनते हैं। और फोरगट और मिडगट में मेनली जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है ज्यादा से ज्यादा वो आपकी होती है कहाँ पे, फोरगट और मिडगट में होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आपका फूड पार्टिकल मान ले यहाँ पे आता है तो स्टार्टिंग में हार्ड होता है ना। तो इसके बाद में अभी बताऊंगा आगे चल के कि ये हार्ड होगा तो इसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी तो इसमें क्या होगा, ग्राइंडिंग करेगी तो ग्राइंडिंग के बाद जो सॉलिड पार्टिकल है वो आप ये कॉकरोच के जो फोरगट और मिडगट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, एब्रेजन ना करे, कुछ भी नुकसान ना पहुंचा दे, डैमेज ना कर दिए। तो नेचर ने ऑटोमेटिकली क्या कर रखा है, यहाँ पर एक क्यूटिकल की लेयर लगा रखी है ताकि वो डैमेज ना हो। जो हाइंड गट है बच्चों ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है और हाइंड गट में मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसलिए वहां पर क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। तो आपको याद रखना चाहिए फोरगट और मिडगट इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग है और हाइंड गट में नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोरगट को हम डिटेल में देखते हैं बच्चों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फोरगट में लाइनिंग होती है क्यूटिकल की, और इसमें क्या क्या फोरगट के अंदर में आता है, माउथ आता है, फायरिंग्स आएगा, ईसोफेगस आएगा, क्रॉप आएगा और गिजर्ड आएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो फोरगट में क्या क्या इंक्लूड होंगी। माउथ, माउथ के बाद फूड पहुंचेगा फायरिंग्स में, ईसोफेगस में, क्रॉप में और फाइनली गिजर्ड में। माउथ डिनोट द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो आपके माउथ से होती है कॉकरोच के, और एंड कहाँ पे होगा, गिजर्ड में। अब माउथ में क्या होता है, माउथ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक छोटा सा चैम्बर मिलता है जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। और जो बक्कल कैविटी होती है वो कहाँ बनती है, वो मैंडिबल और मैक्सिली के बीच बनती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें फूड का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, फूड कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से फूड जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होगी, कुछ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, और ऑब्वियस अगर सलाइवरी ग्लैंड है तो उससे सलाइवा निकलेगा, और सलाइवा है तो उसमें एंजाइम तो होगा ही, और अगर एंजाइम होगा तो डाइजेशन होना ही है, सिंपल है। क्रॉप, उसके बाद फूड निकल जाता है क्रॉप में। क्रॉप क्या होता है, पियर शेप होता है। पियर का मतलब हिंदी में होता है बच्चों नाशपाती। तो नाशपाती का शेप आपने देखा होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, है ना, ऐसे नाशपाती होती है। तो आप देख सकते हो जो क्रॉप आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी पियर शेप दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसका मेनली काम क्या होता है, ये पियर शेप होता है, सबसे बड़ा पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ये आपका क्रॉप है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट है। और यहाँ पर फूड स्टोर हो जाता है, रिजर्वायर ऑफ फूड, मतलब फूड स्टोरेज होता है यहाँ पर। और उसके बाद ये फाइनली जाता है गिजर्ड में। गिजर्ड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स इसमें ज्यादा होती है, मोटी होती है थोड़ी। और इसके अंदर बच्चों क्या होता है, कुछ टीथ टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मैक्सिली मैंडिबल है, मैंडिबल से बेसिकली फूड को कट करता है, च्यू करता है।
लेकिन फाइनल ग्राइंडिंग वो इतना नहीं कर पाता है कि उसको एकदम फूड को एकदम सॉफ्ट कर दे या छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे। अभी उसके फर्दर डाइजेशन होना बाकी है। तो बाहर टीथ होते नहीं है, इसीलिए गिजड़ में कुछ अंदर टीथ होते हैं, वो 6 टीथ होते हैं, उनको डेंटिकल बोलते हैं बच्चों। और उसी में क्या होता है, ये 6 डेंटिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गिजर्ड है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये गिजर्ड का यहाँ पर आपको टीएस काट के दिया है। तो उसमें स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, फूड इसके अंदर पास होगा और ये टीथ की मदद से वो क्रश हो जाएगा, अच्छे से पिसाई हो जाएगी उसकी, ग्राइंडिंग मतलब पीसना, अच्छे से पीस जाएगा और बहुत ही फाइन फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से उसकी घिसाई पिसाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, अब फूड आगे बढ़ेगा मिडगट की तरफ। इसको हम वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं या मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, अब हम मिडगट की बात करते हैं। मिडगट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। देखते हैं इसके अंदर पार्ट कौन कौन से आते हैं। ये शॉर्ट होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा, नैरो होगा, पतला होगा। और ये मेनली फंक्शन कौन सा प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का। तो फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से, कि उसका जो भी न्यूट्रिशन होगा वो एब्जॉर्ब होने का काम किस में होगा, मिडगट में होगा। एंटीरियर एंड ऑफ मिडगट, मिडगट जहां से स्टार्ट होता है बच्चों, उसके पहले एक क्या होता है, 7 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती हैं। ट्यूब्यूल का मतलब होता है, ये देखो आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और ब्लाइंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बंद होगा, जैसे आपका टेस्ट ट्यूब होता है, राइट। तो अगर पूरा ओपन होता दोनों साइड से तो ट्यूब बोलते हैं, लेकिन इसको ब्लाइंड ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइड से बंद है। ये देख सकते हैं आप, 7 to 8 होते हैं। इनको हिपैटिक या एंटेरिक सीका बोलते हैं, हिपैटिक या एंटेरिक सीका। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम ये मिडगट में डाल देगा तो ऑब्वियस है फूड जो है आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेगा फूड हाइंडगट की तरफ। हाइंडगट को अगेन हम इसको 4 इसमें मेन ऑर्गन है। पहला है इलियम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इलियम है। फिर कोलन आएगा, फिर रेक्टम आएगा और फाइनली एनस आएगा। और एनस के थ्रू जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, अब देखो जैसे आपका जो फोर गट और मिड गट का जंक्शन था, वहां पर आपको हिपैटिक सीका जैसे दिखाई पड़ रहा था, ऐसे मिड गट और हाइंड गट के बीच में एक और एक चीज आती है, इसको बोलते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। अब देखते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल का काम क्या है। तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल जो होती है वो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होती है, जैसे हमारे बॉडी में ह्यूमन में नेफ्रॉन होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो ये काम क्या करता है कि ये जो कॉकरोच के अंदर हीमोलिम्फ है, अभी बताऊंगा आगे चल के, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हीमोलिम्फ के बारे में डिटेल देखेंगे। तो हीमोलिम्फ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो कुछ चीजें बन रही होती हैं, कुछ चीजें टूट भी रही होती हैं। तो जो ब्रेकडाउन होगा, तो जो हमारे लिए या पूरी बॉडी के लिए जो कुछ भी वेस्ट होगा जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो अगर वो सब बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म को ही मारने का काम करेगी। आपने देखा होगा किसी की किडनी फेल हो जाती है अगर, या किडनी खराब हो जाती है ह्यूमन में, तो उसकी डायलिसिस करवाते हैं, राइट। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है और वो हीमोलिम्फ में रहेगा। तो ये काम क्या करेगी फटाक से, जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है बच्चों, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को ले करके और वो डाल देगी कहाँ पर, इलियम में। आप देख सकते हो यहाँ पे इलियम है, राइट, यहाँ इलियम होगी। अब चूंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो यह आगे बढ़ जाएगा और ताकि वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में हो जाएगा, उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए ये आपका ऐसे एनिमल जो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं, उनको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप याद कर लेना कि आप ये जो कॉकरोच है वो यूरिकोटेलिक होता है, ओके। अब ये क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड। अब रेक्टम जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा, ये रेक्टम है। आपको पता है कि कॉकरोच को बहुत सारा पानी तो मिलता नहीं है, तो इसको पानी को अपने आप को बचाना भी पड़ेगा। तो जैसे हमारा खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो आगे चल के जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि नेफ्रॉन जो है उसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को हम क्या करें, रीयूज कर सकें, और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही बाहर जाए, और जितना कम से कम पानी रिलीज हो उतना अच्छा है। तो बॉडी क्या करती है हमारी, ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है, रिसाइकिल कर देती है,
ऐसे ही कॉकरोच के केस में जो चीजें आपकी डाइजेस्ट होके गई हैं, ये फोर गट और मिड गट में डाइजेस्ट हुआ फूड, जो बचा खुचा था, तो जो न्यूट्रिशन था वो तो अब्जॉर्ब हो गया मिड गट में, तो कॉकरोच को न्यूट्रिशन तो मिल ही गया। अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ते बढ़ते रेक्टम में पहुंच गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर तो होगा। अब वाटर अगर कॉकरोच से निकल जाएगा तो कॉकरोच को ऑब्वियस वाटर ज्यादा चाहिए होगा, तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रेक्टम में होती है रेक्टल ग्लैंड, ये वाटर को एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो रेक्टम क्या करता है, ये सिर्फ रेजिडुअल पार्ट जो बचा खुचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर तो करता ही है, साथ में ये वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी ये क्या करता है, कॉकरोच के ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेट करता है। और क्या करता है, रेक्टम क्या होगा, अब आगे बढ़ेगा और कहाँ मिल जाएगा, एनस पे पहुंच जाएगा, और इससे क्या होगा, जो फूड होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, किसके रास्ते, एनस के रास्ते। तो डाइजेशन प्रोसीजर को एक बार और देखते हैं डिटेल में, कि जो बक्कल कैविटी है वहां से फूड कहाँ पे आएगा, उसके संपर्क में कौन आएगा, सलाइवा आएगा, सलाइवा उसमें मिक्स हो जाएगा, तो अब ईसोफेगस के रास्ते होते हुए कहाँ पहुंच गया फूड, क्रॉप में पहुंच गया, क्रॉप से कहाँ पहुंच गया, गिजर्ड में। गिजर्ड में क्या होता है, क्यूटिकुलर टीथ होते हैं बच्चों, जो फूड को क्रश कर देते हैं, और वहां पर एक हेरी कुशन लाइक परमिट, जो कुशन जैसा होता है, और वो काम क्या करता है कि जैसे आप देखते हो जब चाय छानते हो ना, तो उसमें जो भाई मोटी चीजें हैं वो ऊपर रह जाती हैं, और जो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और वाटर नीचे चला जाता है। तो ऐसे जब गिजर्ड पिसाई करता है, पीसता है अच्छे से, क्रश करता है उसको, तो जो फाइन हो जाता है वो नीचे चला जाता है और बाकी उसकी गिजर्ड में ही रहता है, ताकि उसकी फर्दर राउंडिंग की क्रशिंग हो। तो जो फाइन पार्टिकल है वही जाते हैं आगे और बाकी की गिजाई पिसाई चलती रहती है। मिडगट की जो लाइनिंग है, और उसमें हिपैटिक सिका तो आपको पता ही है, तो हिपैटिक सिका बताया, वो सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव एरिया का काम करता है। वही से चीजें जो न्यूट्रिशन, जो डाइजेशन हो चुका होगा वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और वो सिक्रेटरी भी नेचर होगा, क्योंकि वो एंजाइम भी निकालेगा, तो दोनों काम करेगा। सिका क्या काम करेगा, एंजाइम्स भी डालेगा डाइजेशन के लिए, और जो चीजें डाइजेस्ट हो चुकी होंगी उनको एब्जॉर्ब भी करेगा। अब उसके अंदर देखते हैं कौन कौन से, बेसिकली कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हेपेटिक सिका में मेनली कौन कौन से एंजाइम होंगे, एमाइलेज होगा। एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज जो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, आपको पता होगा, तो अगर उसने स्टार्च खाया है तो स्टार्च को तोड़ देगा। माल्टेज, ये माल्टोज को करेगा, है ना। इन्वर्टेज, ये शायद सुक्रोज को ब्रेक करेगा। यस, हाँ, ठीक है। तो इन्वर्टेज जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक कर देगा। लैक्टेज है, ये लैक्टोज आपको पता होगा, लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, ये भी शुगर है, जो कि मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, तो लैक्टेज को ब्रेक डाउन कर देगा। बीटा गैलेक्ट बीटा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है बच्चों, जिसको बोलते हैं सेलुलेज। तो सेलुलोज में बीटा ग्लूकोसाइडेज बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जो फाइनली सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है। प्रोटीन से नाम से ही पता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, अमीनो एसिड बन जाएंगे, उससे रिलीज हो जाएंगे। और लाइपेज ऑब्वियसली अगर ऑयली कोई प्रोडक्ट खाता है तो लिपिड जो होगा वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी खासी रेंज है एंजाइम की इसके पास, कि वो प्रोटीन खाता है तो वो भी टूट जाएगा, लिपिड खाया है तो भी टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में खाया है वो सब टूट जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। द सेलुलोज ऑब्टेन्ड इन द, यहाँ पर एक खास बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपको बताता हूँ बच्चों, कि जो मिडगट है कॉकरोच का, इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें होते हैं, मिडगट में होता है। ऐसे हमारे अंदर भी होते हैं। आपको पता होगा जब डॉक्टर आपको क्या काम करता है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं तो साथ में आपको विटामिन B12 की भी टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक खा रहे होते हो तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो लाभदायक यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी डाइजेशन में मदद करते हैं, विटामिन B12 वगैरह की सिंथेसिस में मदद करते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ऐसे में विटामिन बी की कमी ना होने पाए, विटामिन B12 की, इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट भी आपको देते हैं, कैप्सूल भी आपको देते हैं। तो ऐसे ही इनके मिड गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया ही, अब देखो दोनों को फायदा है। फायदा क्या है, कॉकरोच है,
तो कॉकरोच के मिड गट में बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया को अपना खाना और रहने का मिल रहा है। अब बदले में बैक्टीरिया को भी तो कुछ देना पड़ेगा कॉकरोच को, तो बदले में बैक्टीरिया निकाल देते हैं एक एंजाइम जिसको बोलते हैं सेलुलेज, और वो जो कागज वगैरह खाता है, सेलुलोज जो भी खाता है बैक्टीरिया, ये कॉकरोच, वो सेलुलोज उसको ब्रेक डाउन में करने में मदद करता है और डाइजेशन में मदद होती है। तो देखो दोनों को फायदा है, बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, रहने का खाने का मिल रहा है, और साथ में वो कॉकरोच को क्या दे रहा है, सेलुलेज एंजाइम दे रहा है, जिससे कॉकरोच कुछ भी खाएगा कागज वगैरह तो सब पच जाएगा, कपड़ा खा लेगा, कागज खा लेगा, सब पच जाएगा। So most of the digested food are absorbed only in the midgut, और ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, सीका में, ठीक है। So after the absorption of digested food, the rest passes within the hindgut. अब जो बचा कुचा होगा वो hindgut में चला जाएगा। वहां पे क्या होगा, वाटर और साल्ट, जो कुछ साल्ट है नेसेसरी, वो भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी। जो बचा कुचा होगा वो टेम्परेली स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, रेक्टम में फूड स्टोर होता है, और पीरियोडिकली हम जैसे ह्यूमन जैसे टॉयलेट जाता है, ऐसे इनका भी पीरियोडिकली क्या होता है, एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्ट फूड है वो निकल जाता है एनस के रास्ते से। फूड इसको अगर कुछ भी खाता है कॉकरोच तो इसको लगभग 33 घंटे लगते हैं पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। मीन्स खाएगा और 33 आवर के बाद वो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों ये रही कंप्लीट डिटेल आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस की कॉकरोच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स अगर ये मैंने पढ़ाए आपको चाहिए, या आप हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए हुए संपर्क सूत्र से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम जल्दी मिलेंगे एक नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।